व्याकरण में इस वर्णमाला के जो आपका चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्वर के वर्गीकरण की और व्यंजन के वर्गीकरण की। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से बोलते हैं, कंठक से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, हमारे होठ होते हैं, जो ओष्ठक जिन्हें हम बोलते हैं, उनका आकार किस तरीके का होता है, ठीक है। और अल्प प्राण, महाप्राण, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो बहुत ही ये जो वीडियो है, सबसे पहले हमारा इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था वर्णमाला का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सभी एग्जामों में, वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, सीटेट, यूटेट या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम, आपके सभी एग्जामों में वर्णमाला से यहाँ से 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, मिनिमम तो है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर क्या होता है। स्वर हमने बताया था आपको, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर बोलते हैं। अब उसका वर्गीकरण क्या है, स्वरों का वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारा जो स्वर होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब वो होता है जिसके उच्चारण में आपको कम समय लगता है, जैसे अ, ई, छठा उ, अ, ई, उ। दीर्घ स्वर वो होता है जहां पर उच्चारण में आपको अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व से अधिक समय, जैसे आ, ई, उ। या फिर जैसे अगर आप लिखोगे दिन, किसी भी जगह पर आप फॉर एग्जाम्पल आप दिन लिखोगे तो दिन तुरंत बोल रहा है, लेकिन यही चीज अगर मैं दीन कर दूं तो ये दिन का मतलब हो जाता है आपका दिन, और ये हो जाता है आपका डे, और ये हो जाता है आपका दीन का मतलब हो जाता है देहादू। तो यही कारण है कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और यही कारण है कि हम इसे जो जहां पर कम समय लग रहा है उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर आपको पता चल गया होगा, जैसे दिन लिखते हैं, खिल लिखते हैं, या खीर अगर हम बोलेंगे तो उसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसे दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पर। इन सब चीजों को आप अपने आप में ही अध्ययन कर सकते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे उसी तरीके से आप उन्हें अध्ययन करोगे। जीव के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले अग्र होता है, फिर मध्य होता है, फिर पश्च होता है। अपने मुख से बोलिए। अग्र में आते हैं ई, ए, ऐ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। कैसे? आप जब अपने मुख से बोलेंगे ई, ए, ऐ, उसमें आपका जो जीभ है, जीभ का अग्र भाग यूज हो रहा है, जो अग्र है आपका भाग वो यूज हो रहा है, वो प्रयोग में आ रहा है, तो वही उसे ही बोलते हैं अग्र स्वर। जब मध्य की बात करते हैं तो मध्य में आपका अ होता है, ओनली अ। और पश्च की बात करते हैं तो आ, छठा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ आते हैं। आप बोल के देख सकते हैं, बोल के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये वाकई जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर है आपका मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार सबसे पहले आता है विव्रत, विव्रत में आता, फिर सेकंड आता है आपका अर्धव्रत, थर्ड में आपका जो आता है वैसे अर्ध संव्रत आता है, फिर संव्रत आता है। विव्रत होता है जिसमें आपका जो मुख का द्वार है वो पूरी तरीके से खुला रहता है, जैसे आ, ठीक है। अर्धव्रत में आता है आपका अ, ऐ, औ। उसमें आप देखोगे जो पूरा खुला हुआ द्वार है आ में, उससे यहां पर थोड़ा कम आपका मुख का द्वार खुला होगा। अर्ध संव्रत में होता है जब इससे भी कम मुख का द्वार खुला हो तो उसे अर्ध संव्रत बोलते हैं, जैसे ए, ओ, ठीक है। और संव्रत बोलते हैं जिसमें नाम मात्र के लिए ही आपका द्वार जो है खुला हुआ है, एक तरीके से वो क्लोज ही है, ई, उ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम संव्रत, ठीक है। 4th नंबर पे जो आपका आता है वो होता है ओठों की स्थिति के आधार पर।
जो आपके होठ हैं, जो ओठ हैं, उनकी स्थिति के आधार पर होता है अवृतमुखी होता है और एक होता है व्रतमुखी। आप अपने मुख से इस चीज को बोलकर देख सकते हैं, अवृतमुखी होता है अ आ ई ई ए ऐ। लेकिन यही चीज जब आप उ, बड़ा उ, ओ और औ बोलोगे तो यही आपका एक मुख का व्रत बनता है, जिसे हम व्रतमुखी बोलते हैं। ये आपकी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, सही है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यंजन। व्यंजन मैंने आपको बताया था ये 35 होते हैं आपके, ठीक है। 4 आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसमें से आपके 2 होते हैं ड और ढ, जो होते हैं द्विगुण, जिनमें 2 गुण पाए जाते हैं। जैसे ये ड यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी आएगा और ढ भी है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो वो ड और ढ हैं आपके द्विगुण व्यंजन। अब व्यंजन में भी आपके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन में जो स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को परिभाषित किया गया है या डिवाइड किया गया है, वो क्या है, स्पर्श के आधार पर, स्पर्शता के आधार पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंठक व्यंजन। कंठक मतलब जिसकी आवाज हमारे गले से निकलती है, उसे बोलते हैं कंठक व्यंजन। क, ख, ग, घ और ये सब क्या हुए आपके कंठक व्यंजन। आप बोल के देख सकते हैं कि कंठक मतलब गले से आवाज निकल रही है, क, ख, ग, घ और, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो है तालव्य। तालव्य मतलब क्या होता है आपका, जो तालव्य होता है आपका जीभ में, बोलते हैं ना तालव्य होता है भाई, तालव्य। तो वो तालव्य क्या होता है, जब आपके तालव्य जो है ऊपर टच होता है, जैसे च, आपकी जो मुख का जो ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर आपकी जो जीभ का जो तालव्य है वो टच होता है, जैसे च, छ, ज, झ, ऐ। तो आपका जो तालव्य है वो मुख का जो ऊपर का आपका जो छत है, जो वहां पर आपका क्या है वो स्पर्श कर रहा है, उसे तालव्य बोलते हैं। मूर्धन्य में होता है आपका जब आपकी जीभ का आगे का भाग आपके जो मुख का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर टच हो रहा है, उसे बोलते हैं आपका मूर्धन्य। जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। आप बोल के ये चीज देख सकते हैं। फिर होता है आपका दंत्य। दंत्य मतलब जब आपकी जीभ आपके दांतों से टकराती है तो उन व्यंजनों को बोलते हैं दंत्य व्यंजन, जैसे त, थ, द, ध, न। फिर होता है ओष्ठक। ओष्ठक मतलब आपके जो होठ जब फड़फड़ाने लगते हैं, पूरे खुल के बंद होते हैं, प, फ, ब, भ, म, पूरे तरीके से होठों का जहां पर प्रयोग हो रहा है वहां पर आपको ओष्ठक व्यंजन हम उसे बोलते हैं। ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कंठक मतलब गले से, तालव्य मतलब तालव्य का मुख की जो ऊपर की जो छत है वहां पर टकराना, मूर्धन्य का हो गया आपका आपकी जीभ का आगे का भाग आपकी मुख की ऊपर की जो छत है उस पर टकराना, स्पर्श करना, ठीक है। दंत का होता है दांतों से, जीभ का आगे का भाग दांतों से टकराना, और ओष्ठक का मतलब आपका पूरा होठों का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। जो व्यंजन है वो घोषत्व के आधार पर, यहाँ पर था आपका स्पर्शता के आधार पर कि किस तरीके से आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, गले से कैसे आवाज निकल रही है। अब है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अघोष व्यंजन और दूसरा जो होता है घोष, और उसे हम सघोष भी बोलते हैं। तो अघोष व्यंजन कौन सा होता है, उच्चारण में स्वतंत्रतियां जो स्वतंत्रतियां हैं में कंपन न हो। जैसे हमारा जो फर्स्ट सेकंड जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है, जैसे क, ख। आपने देखा जब आप क बोलोगे, ख बोलोगे तो आपको बहुत ज्यादा गले में क्या है कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन जब घोष और सघोष की बात करेंगे तो वहां पर कंपन होगा। जैसे क और ख तो हमें हो गया अघोष, लेकिन ग, घ और च और छ जो होगा वो घोष होगा। च, छ नॉर्मली आपको गले में इतना कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन जब बात करोगे आप
च छ ज झ अय। तो आपके गले में एक अलग ही कंपन हो रहा है। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड है, पहला और जो दूसरा व्यंजन है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो हुए वो हुए अघोष। और घोष जो हुए आपके, उसके बाद में जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है, घोष और सघोष होंगे। अब हम बात करते हैं प्राणों के आधार पर। प्राणों के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अल्प प्राण, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, जब मुख से हवा अल्प प्राण जब मुख से हवा कम निकलती है, जैसे आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है। और जो महाप्राण होता है, जब आपके मुख से हवा अधिक निकलती है। जैसे हम पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो क, ग और अड़ आएगा, च, ज और अय आएगा, ट, ड और अण आएगा। अगर हम अल्प प्राण की यहाँ पर बात करते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम महाप्राण की बात करते हैं तो मुख से जो हवा होती है वो ज्यादा निकलती है, जैसे हम बात कर रहे हैं दूसरा और चौथा व्यंजन होता है इसमें। दूसरा चौथा कौन सा हुआ, ख, छ, ठ, थ, फ। आप बोल कर देख सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में आपको अंतर पता चल जाएगा कि अल्प प्राण में आपके मुख से जो हवा निकल रही है, जैसे क बोला आपने, लेकिन जब हम दूसरा महाप्राण बोल रहे हैं तो ख, बहुत ज्यादा हवा निकल रही है, तो इसीलिए इसे अल्प प्राण बोलते हैं और इसे महाप्राण बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो आपकी परीक्षाएं हैं वहां पर इसे पूछा जाता है। फिर आपका होता है संघर्षी। कुछ संघर्षी व्यंजन होते हैं, मुख के विशेष स्थान से हवा का निकलना। आप ध्यान रख लीजिए, स, पेटपटा स, छोटा स, समझ गए, बड़ा स। तो एक मुख का एक विशेष स्थान है जहां से आपकी जो हवा है वो निकल रही है, मुख के विशेष स्थान से, उसे बोलते हैं हम संघर्षी। संघर्षी आपके ये तीन हैं, स, पेटपटा स, छोटा स, ठीक है, बड़ा स जो आपका है, और स्र भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके संघर्षी हो गए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था संयुक्त व्यंजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके चार होते हैं, मैंने बताया था अक्ष, त्र, अज्ञ और स्र। अब ये पूछा जाता है कि जो संयुक्त व्यंजन है आपको दे देगा अक्ष, या फिर आपको त्र दे देगा, या फिर अज्ञ दे देगा, या फिर आपको स्र दे देगा। वो बोलेगा कि इसका जो संयुक्त व्यंजन है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो अक्षय क, आधा क है ये, और पेटपटा स से बना हुआ है अक्षय। त्रय जो बना हुआ है आधा त और रै से बना हुआ है, और अज्ञ जो बना हुआ है आपका जय और अञ्य से बना हुआ है, और जो स्र है आपका श और र से बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार में आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अक्षय जो होता है क और स से होता है, त्रय आधा त और रै से होता है, अज्ञ जय और अञ्य से होता है, श्र आपका स और र से। एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि जो ये संयुक्त व्यंजन है इनमें से आपको कोई भी शब्द दे देगा, जैसे आपको अक्षय दे दिया, त्रय दे दिया, अज्ञ, ये जो ये व्यंजन है ये किससे प्रारंभ हो रहा है। अगर हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो वो क वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ त से हो रहा है, यहाँ ज से हो रहा है और यहाँ स से हो रहा है, लेकिन जब अंत आ रहा है तो ये अंत यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है, प्रारंभ ही पूछता है, तो प्रारंभ जो हो रहा है वो हमारा क यहाँ त से हो रहा है, यहाँ ज से हो रहा है और यहाँ स से हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं हम अयोगवाह। कुछ अयोगवाह आपके एक तरीके से ये ना तो स्वर ही होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। आपने अंग और अह पढ़ा होगा, हम अंग और अह को पढ़ते हैं, यही जो कहलाते हैं आपके अयोगवाह कहलाते हैं। ना तो इन्हें हम स्वर ही बोलते हैं और ना ही व्यंजन बोलते हैं। स्वर में क्या होता है, स्वर जो हमारे थे वो 10 थे, ठीक है, लेकिन हमने इन्हें स्वर में नहीं गिना क्योंकि ये अंग है और एक अह है। ये क्या होते हैं, हम स्वर में इन्हें इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि ये
अक्सर व्यंजनों के साथ में भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे क्या है आपका खंड, अगर हमने लिख दिया है तो यहाँ पर ये आपका अयोग वहा प्रयोग हो गया। लेकिन व्यंजनों में हम इसे क्यों नहीं गिनते हैं? व्यंजनों में हम इसे इसलिए नहीं गिनते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो युग प्रयोग होता है ये आ आपके स्वर के साथ में आगे तक प्रयोग होकर अंग और अह बनता है, इसीलिए हम इसे व्यंजन में भी नहीं मानते हैं। तो इसीलिए इसे एक अलग से शब्द दिया गया है अयोगवाह। तो इसीलिए इन शब्दों को हम बोलते हैं अयोगवाह। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।